हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम समझने वाले हैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में। सो इसे केपी एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है और काफ़ी लोग मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसका एक जिस्ट समझेंगे आज हम कि ये होता क्या है। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे या मोस्टली लोग जानते होंगे। इफ़ नॉट, मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि हाउसेस होते हैं, ज़ोडिएक्स होती है, प्लैनेट्स होते हैं, जो कि हर तरह के एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, राइट। बट वैदिक में स्पेसिफिकली नक्षत्रास को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नक्षत्रास के अंदर भी फोर पदा होते हैं सभी नक्षत्रास में, उनके बेसिस पे प्रेडिक्शन की जाती है। ट्रांजिट के बेसिस पे भी प्रेडिक्शन की जाती है। कौन सा प्लैनेट आपकी लग्न कुंडली में कहाँ था, आपकी चंद्र कुंडली में कहाँ है, और काफ़ी सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को दिखाते हैं, अलॉन्ग विद योर हाउसेस, जो कि आपके अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को दिखाते हैं। डिविजनल चार्ट्स भी अलग अलग एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं और उससे हम प्रेडिक्शंस करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ होती है एंड वो आपकी पूरी लाइफ को डिटेल में बता सकती है। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑन दी अदर हैंड वर्क करती है आपके क्वेश्चन आंसर बेसिस पे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जब आप सीखना स्टार्ट करते हो तो उसमें साल भर तो मिनिमम आपको चाहिए उसको समझने के लिए। उसके बाद यू कैन टेक ईयर्स एंड ईयर्स, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा एस्ट्रोलॉजी में। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की वेयरएज जब हम बात करते हैं तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है इजीली हर चीज का आंसर निकालने में। सो इसमें अगर हम देखें तो लग्न कुंडली और नारायण कस्प चार्ट हमें दिख रहा है, लेकिन हमें किसी भी चार्ट को अलग से पढ़ने की नीड नहीं होती। नीचे हमारे पास जो नाड़ी नक्षत्र का चार्ट है, इसमें हर प्लैनेट के आगे कुछ कोऑर्डिनेट्स मेंशन हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे बैठा है, वो कहाँ पे एस्पेक्ट दे रहा है, और उसी बेसिस पे हम बाद में कोऑर्डिनेट्स को याद करके प्रेडिक्शंस करते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि विल आई बी एबल टू कंसीव और नॉट, तो उसके लिए एक सेपरेट कोऑर्डिनेट है। अगर मुझे पॉजिटिव के कोऑर्डिनेट ज्यादा दिखते हैं तो यस, अगर नेगेटिव के ज्यादा दिखते हैं तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिस दशा, जिस प्लैनेट की दशा, प्रयंतर दशा, अंतर दशा में मुझे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ज्यादा दिखेंगे उसमें मैं हाँ करूंगी। नॉट जस्ट दैट, उसी के साथ क्या वो कंसीव कर लेंगे तो प्रेगनेंसी में इश्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी हम सेपरेट कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं। सो वी आर नॉट डाइविंग इनटू द कोऑर्डिनेट्स राइट नाउ, अभी सिर्फ बेसिस समझते हैं। सो हम आते हैं मार्स पे। ये कोऑर्डिनेट्स आए कैसे, इस बात को समझते हैं। अगर मैं नारायण कस्प चार्ट देखूं तो नारायण कस्प चार्ट के अंदर जो मार्स है वो 6th हाउस में प्लेस्ड है। तो 6th हाउस वहां से आया, यानी कि कोऑर्डिनेट 6 मार्स के प्लैनेट में यहां से आया। उसके बाद अगर आप बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी जानते हैं देन 1st और 8th जोडियाक को मार्स रूल करता है। तो जिस भी हाउस में 1st और 8th जोडियाक होगा, यानी कि उस हाउस को मार्स रूल करता है, बिकॉज मार्स इन दोनों जोडियाक्स का रूलिंग साइन है या रूलिंग प्लैनेट है, हम कह सकते हैं। सो नारायण कस्प चार्ट में 1st और 8th हाउस में ही हमें दिख रहा है कि मार्स, तो यहाँ पे 6 आया उस बेसिस पे जहाँ पे मार्स प्लेस था, और 1 और 8 आए उस बेसिस पे जहाँ पे उसकी जोडियाक प्लेस थी और वो जोडियाक के बेसिस पे उन हाउसेस को रूल कर रहा था। तो अगर अब मैं सेपरेटली मार्स को पढ़ना स्टार्ट करूंगी तो मुझे ये सब वैदिक में अलग अलग देखना पड़ेगा। वेयर एज नाड़ी नक्षत्र चार्ट में मुझे ये एकदम से ही काफी क्लियर हो गया, तो मेरी काफी सारी कैलकुलेशन बच जाएगी। अगर मुझे पता है कि सपोज पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स मैरिज के लिए क्या है, तो मैं सिंपली चेक करूंगी कि वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स कितने प्लैनेट्स में आ रहे हैं, तो हमें ओवरऑल लाइफ के बारे में पता चल जाएगा। अगर हम देखें कि नेगेटिव कितने प्लैनेट्स में आ रहे हैं, अगर ज्यादा में आ रहे हैं तो थोड़ा सा लाइफ में लॉन्ग टर्म में अनबन रह सकती है मैरिज में। किसी एक आध प्लैनेट में अगर मुझे दिख रहा है तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा या अंतर दशा में दिक्कत आएगी, आगे पीछे दिक्कत नहीं आएगी। एंड आपको पता ही है सारी दिक्कतें रेमेडीज से सॉर्ट हो जाती हैं और माइंडसेट भी रिक्वायर्ड होता है। अगेन नॉट डाइविंग इनटू दैट, आई होप दैट ये चीज आपको क्लियर हो गई कि आपको वैदिक से कैसे डिफरेंट है ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, और कैसे आप काफी इजीली आंसर्स निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस बेसिक नाड़ी नक्षत्र के चार्ट से। सो अब एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं चाइल्ड बर्थ का। चाइल्ड बर्थ में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2, 5, 11। अब ये कोऑर्डिनेट्स आने का भी एक रीजन होता है। सेकेंड हाउस दिखाता है फैमिली की इन्वॉल्वमेंट या फिर दो लोगों का मिलना सोसाइटी के अप्रूवल से। तो जब शादी होती है उसके बाद दो लोग मिलते हैं सोसाइटी के अप्रूवल से, इतने सारे लोगों को बुलाते हैं एंड अपने रिलेशनशिप को एक स्टैम्प दे देते हैं सोसाइटी के थ्रू।
5 दिखाता है चाइल्ड बर्थ को। 5 जो हाउस है ये रूल ही चिल्ड्रन को करता है, चाइल्ड बर्थ को करता है। 11th हाउस शो करता है गेन को, यानी कि आपको उस चाइल्ड का गेन हो पाएगा या नहीं, आपको बेबी हो पाएगा या नहीं। तो 2, 5, 11 हमें दिखाएगा कि क्या हमें गेन हो पाएगा, क्या चाइल्ड बर्थ हो पाएगा। 5 के साथ जब 11 आ गया तो वो दिखा रहा है कि क्या हमें ये वाली चीज से गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये हमें शो हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर चाइल्ड बर्थ। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो हम जाएंगे 1, 4, 10 पे, यानी कि ये दिखाएगा आपको कंसीव करने में इशू आएगा। अब कंसीव करने में इशू आने का मतलब है कि जिस भी प्लैनेट में मुझे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट नजर आएगा, आई विल से इस पीरियड में आप कंसीव करना आपके लिए इजी रहेगा। वेयर एज जहाँ पे मुझे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे तो वहां पे हम अभी के लिए मना करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम पर्सन कैन ट्राई फॉर इट। या फिर अगर हमें लगता है कि चांसेस हैं तो उस टाइम पे हम रेमेडीज से देते हैं। एक और कोऑर्डिनेट होता है चाइल्ड बर्थ के लिए, दैट इज 6, 8, 12। अब अगर 6, 8, 12 बहुत ज्यादा आ रहा है आपके चार्ट में तो कंसीव करने में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज 1, 4, 10 अगर कम दिख रहा है तो कंसीव तो हो जाएगा। लेकिन 6 से 12 होने की वजह से प्रेगनेंसी में काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं, यानी कि किसी की प्रेगनेंसी होती है जो कि बहुत इजीली निकल जाती है ना। थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस है ना सभी के साथ रहते हैं, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं मेजर कॉम्प्लिकेशंस की। इन दी एंड जब आपकी डिलीवरी का पीरियड होगा, अगर तब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सिर्फ वो जो प्रेगनेंसी वाला टाइम है वो अच्छा नहीं जाएगा। वेयर एज आपके पास रिजल्ट अच्छा रहेगा या फिर आप कंसीव तो कर ही पाएंगे। 1, 4, 10 दिखाएगा नॉट कंसीविंग को इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, और साथ ही साथ 2, 5, 11 दिखाएगा इजीली कंसीव कर लेने। अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हो, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया चाइल्ड बर्थ के लिए। तो चाइल्ड बर्थ में ऑब्वियसली मेल फीमेल दोनों की कुंडली देखनी पड़ेगी, दोनों की कुंडली में कोऑर्डिनेट्स को चेक करना पड़ेगा। सो आप ट्राई कर सकते हैं एस्ट्रो सेज को यूज करके, आप उसमें अपनी कुंडली निकालिए। जब आप बेसिक में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिखा दिया है कि कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं और आप अपना नाड़ी नक्षत्र का चार्ट खोल सकते हैं। तो नाड़ी नक्षत्र का चार्ट खोल लेने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी दशा कैसी चल रही है, प्रयंतर दशा कैसी चल रही है, अंतर दशा कैसी चल रही है। अगर अभी आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप कंसीव कर चुके हो तो आप ये देखो कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी जाएगी। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी चाइल्ड बर्थ हो गया है तो जब आप प्रेग्नेंट थे या अपने चाइल्ड बर्थ के टाइम का या आपके बेबी की बर्थ डेट के टाइम का या अपनी प्रेगनेंसी पीरियड का अंतरदशा चेक करो कि उस टाइम आपका कैसा पीरियड चल रहा था। इस वजह से इस चीज से आप काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि जो हमने समझा वो कितना ज्यादा प्रिसाइज है। और इसमें हमने सिर्फ नाड़ी नक्षत्र चार्ट देखा, हमने ना ही D5 चार्ट देखा, ना ही लग्ना चार्ट देखा, ना ही ट्रांजिट चेक किया, कुछ भी वर्षफल भी हमें चेक करने की नीड नहीं पड़ी। सिर्फ नाड़ी नक्षत्र से आप इतना सारा डिटेल निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट हैं। चाइल्ड बर्थ में बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि डिफरेंट थिंग्स इन चाइल्ड बर्थ शो करेंगे या फिर डिफरेंट थिंग्स अबाउट योर कंसीवल शो करेंगे। साथ ही साथ मैरिज, करियर, प्रॉपर्टी, आप ट्रैवल कब करेंगे, आप अब्रॉड सेटल हो पाएंगे या नहीं, कुछ भी आप देखना चाहते हैं, एनीथिंग कैन बी वेरी इजीली सीन थ्रू Nadi Nakshatra chart only. I hope that this video helps you and I was able to explain you how predictive astrology works and how easy it is to understand. Please comment अगर आपको वीडियो अच्छा लगा and also tell me tips कि ये मक्खी को कैसे भगाएं. Thank you.